गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डार्विन के बारे में कि डार्विन ने क्या दिया, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दैट इज वाज गिवन बाय द हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है था हमारा बचा हुआ, वो है क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। डार्विन की भी आलोचना करने वाले कुछ साइंटिस्ट थे। तो देखेंगे, डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसा कि लेमार्क ने बताया था कि जिन ऑर्गन का यूज हम ज्यादा करते हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, और जिनका यूज हम कम करते हैं वो लेस डेवलप्ड या वेस्टिजियल हो जाते हैं। इस बात को जो है वो डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉज, ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। ना ही ये बता पाए कि वेरिएशन का कॉज क्या होता है, कारण कैसे वेरिएशन क्रिएट होता है, ओरिजिन उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन ट्रांसफर कैसे होता है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। ये पॉइंट्स वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। Darwin is unable to explain why in a population only few individuals develop useful variation and other have harmful variation। अब देखिए, जैसा कि लैमार्क जो थे उन्होंने जैसे जिराफ की गर्दन को लेकर एक्सप्लेनेशन अपना दिया था कि पहले जिराफ जो है वो छोटी हाइट और छोटी गर्दन वाले हुआ करते थे, जिसमें और वो लैंड ग्रास पर फीड करते थे जो जमीन पर घास होती है। फिर धीरे धीरे जब लैंड ग्रास खत्म हो गया तो वो पेड़ की टहनियों की तरफ उचकने लगे, जिसकी वजह से उनकी एफर्ट की वजह से उनकी उनके जो फोर लिम है और नेक है, अगली टांग और गर्दन जो है वो लंबी हो गई। बट डार्विन ने कहा नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे उन्होंने बताया कि नहीं, उस समय दो तरह के जिराफ पाए जाते थे, एक छोटी हाइट वाले छोटी गर्दन वाले, और एक लंबी अगली टांग वाले और लंबी गर्दन वाले पाए जाते थे। तो जब लैंड ग्रास खत्म हो गया तो छोटी गर्दन वाले जो थे या छोटी अगली टांग वाले जो जिराफ थे वो स्कैरसिटी ऑफ फूड यानी खाने की कमी की वजह से जो है एलिमिनेट हो गए। सिर्फ लंबी गर्दन वाले और लंबी अगली टांग वाले जिराफ ही बचे। तो उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, या नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को अडॉप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा, जिसने अडॉप्टेशन नहीं किया वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं मिले कि ठीक है, अगर उस समय दो वैरायटी पाई जाती थी जिराफ की तो उस समय के फॉसिल भी मिलने चाहिए हमको। ठीक है, तो उस उसके बाद भी कई सारे फैक्ट्स थे जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो है जो कोई पॉपुलेशन होता है तो उसमें कुछ ही लोग क्यों यूजफुल वेरिएशन डेवलप करते हैं और ज्यादातर लोगों के पास हार्मफुल वेरिएशन क्यों होता है। Criticism of Darwinism was based on the sexual selection. Why only female select the male for the mating? Why not vice versa? ठीक है, तो डार्विन की जो क्रिटिसिज्म था वो सेक्सुअल सिलेक्शन बेस्ड था कि किसी भी पॉपुलेशन में क्यों फीमेल जो है अपने मेटिंग पार्टनर को सेलेक्ट करती है, कभी भी मेल पार्टनर क्यों सेलेक्ट नहीं करता है। Darwin was unable to differentiate between the somatic and germinal variation. डार्विन को जेनेटिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो वो सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। This theory was unable to explain over specialization of some organ like the tusk of elephant, antlers of deer। अब इनकी थियरी जो है कुछ ऑर्गन्स के ओवर स्पेशलाइजेशन को भी स्पेसिफाई नहीं कर पाई, जो कि लैमार्क ने बताया था कि जिन ऑर्गन्स का हम यूज करते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और जिनका यूज हम नहीं करते हैं या कम करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है,
वेस्टिजियल हो जाते हैं। ओके, तो लेकिन ये जो है कुछ ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स के जो ऑर्गन होते हैं वो ओवर स्पेशलाइज होते हैं, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी के जो दांत होते हैं ना वो इतने बड़े क्यों होते हैं। एंड एंटलर्स ऑफ डियर, जो हिरन की सींग होती है उसमें इतनी ज्यादा ब्रांचेज या वो इतना ज्यादा मॉडिफाई क्यों हो जाता है। This theory only explains the survival of the fittest, but unable to explain the arrival of the fittest. इनकी थियरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है कि वो फिट इंडिविजुअल आया कहाँ से। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म वाज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हेरिडिटी, और सबसे बड़ी खामी इनके थियरी की ये थी कि डार्विन को हेरिडिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं। नेक्स्ट देखेंगे थियरी ऑफ पेंजेनेसिस। देखिएगा पेंजीन क्या होता है। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, all organs of an individual produce pangenes, which are minute particles carrying information about the organs. देखिए थियरी ऑफ पेंजेंसिस क्या कहता है। थियरी ऑफ पेंजेंसिस कहता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर कई सारे पेंजीन्स पाए जाते हैं। पेंजीन्स क्या होते हैं, स्मॉल हेरिडिटरी पार्टिकल्स होते हैं जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और वो उन्हीं ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में शुरू कर देते हैं। द पैंजीन्स traveling through the blood stream which ultimately reaches to the gamete, so that each gamete will have the pangenes for each of the different organs. तो पेंजेनेसिस के अकॉर्डिंग जो है ये पेंजीन्स जो होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सभी ऑर्गन से निकल करके कहाँ चले जाते हैं, हमारे गैमीट्स के पास चले जाते हैं, और गैमीट्स जो डिफरेंट ऑर्गन्स के जो पेंजीन्स होते हैं वो हमारे गैमीट्स में चले जाते हैं, और गैमीट्स के थ्रू ही ये अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। आफ्टर zygote formation, the pangenes tend to form the same organ from which these pangenes were produced. तो बाद में ये pangenes उसी organ का formation करते हैं जिस organ से ये produce हुए हैं। देखेंगे नियो डार्विनिज्म, देखेंगे जैसे नियो लैमार्किज्म था ऐसे ही आपका नियो डार्विनिज्म भी है, और नियो लैमार्किज्म ना ही लैमार्क ने दिया था तो उसी तरीके से नियो डार्विनिज्म भी डार्विन ने नहीं दिया था। डार्विन के सपोर्ट में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस थियरी को दिया, इनके सपोर्ट में, इनके दिए गए थियरी के सपोर्ट में। नियो डार्विनिज्म इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म along with the recent researches of Weizmann, Mendel, De Vries, Huxley, Gates, Stebbins, etc.
They performed many experiments to remove the objection against the Darwin's theory. तो इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डार्विन्स के थियरी के ऑब्जेक्शन थे उसको दूर किया. The salient feature of neo Darwin are as follow. कौन कौन से मुख्य फीचर हैं देखेंगे. Rapid multiplication. All organisms multiply in geometrical ratio. Limited food and space. Food and space are limited and struggle for existence. It is of three types: intraspecific, interspecific and environmental. अब देखेंगे. तो सबसे पहले तीन तरह के स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस हैं. बेसिकली कोई भी ऑर्गन जो है तीन तरीके से compete करता है अपने सर्वाइवल के लिए. पहला है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. दैट मीन्स इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है, अपनी ही स्पीसीज के बीच में, अपनी ही स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच में जो स्ट्रगल होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाता है. इट इज द कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज फॉर द सेम नीड लाइक फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग. ब्रीडिंग जो है वो मोस्ट एक्यूट टाइप ऑफ स्ट्रगल है. इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल. इंटर स्पेसिफिक, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, तो इनसाइड का मतलब सेम स्पीसीज के बीच में, इंटर का मतलब इन बिटवीन मतलब दो स्पीसीज के बीच में. इट इज द स्ट्रगल बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर द फूड एंड शेल्टर. अलग अलग स्पीसीज के हैं तो उनका जो स्ट्रगल होगा वो किसके लिए होगा, सिर्फ फूड के लिए होगा और शेल्टर के लिए यानी छत्र छाया या रहने के लिए जगह के लिए होगा. कभी भी मेटिंग पार्टनर के लिए नहीं होगा क्योंकि इंटर स्पेसिफिकली जो है ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को compete नहीं करते. ओके. एंड लास्ट है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल. तो देखेंगे दिस स्ट्रगल इज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म and their environment. All organisms struggle with cold, heat, wind, rain, drought and flood etc. तो इससे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो होता है, ये इन्वायरमेंटल स्ट्रगल जो होता है उससे सभी तरह के स्पीसीज जो है वो उसे स्ट्रगल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो. अगला पॉइंट देखेंगे जेनेटिक वेरिएशन. जेनेटिक दैट मीन्स जीनोम एंड वेरिएशन यानी उसके अंदर कोई चेंजेज हो जाए. दे आर इनहेरिटेबल वेरिएशन. इनहेरिटेबल मतलब अगली जनरेशन में ट्रांसफर होने वाले वेरिएशन है विच कैन अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. अब कैसे जेनेटिक वेरिएशन होता है, जीनोम में या जीन में चेंज कैसे होता है. तो पहला कॉज क्या है, म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन. सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन. तो देखिएगा they are discontinuous variation which develop due to the permanent change in the genotype. देखिए कैसे वेरिएशन क्रिएट होता है, आपके जीनोम में या जीनोटाइप में कोई परमानेंट चेंज हो जाए. म्यूटेशन आर ऑफ थ्री टाइप, तीन तरह का होता है. एक होता है जीनोमैटिक म्यूटेशन, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सॉरी, जीनोमैटिक म्यूटेशन में जो होगा चेंज इन द नंबर ऑफ जीन्स होगा. चेंज इन द नंबर ऑफ जीन जो होगा वो जीनोमैटिक म्यूटेशन. दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इसको आप पढ़ चुके हैं, एनुप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जेनेटिक डिजीजेज पढ़ाते हुए आपको एक्सप्लेन किया गया था. अगला देखेंगे जीन म्यूटेशन, चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड.
नेक्स्ट देखेंगे जीन रिकॉम्बिनेशन, मतलब दो अलग अलग जीन को आपस में जोड़ना, मिलाना क्या कहलाता है? जीन रिकॉम्बिनेशन। दे आर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, दो अलग अलग जीन को एक साथ जोड़ दीजिए तो न्यू कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। विच आर यूजुअली कॉज्ड बाय द क्रॉसिंग ओवर। कैसे होता है क्रॉसिंग ओवर? दो अलग अलग ब्रीड के या वैरायटी के ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स को जब एक साथ हम क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो उस केस में हम देखने के लिए पाते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन, दो अलग अलग वैरायटी या स्पीसीज के जीन आपस में मिक्स हो रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन एंड जीन माइग्रेशन देखेंगे। इट इज It is the crossing of organisms which are genetically different in one or more traits. तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म का आपस में क्रॉस है जो जेनेटिकली एक या एक से अधिक कैरेक्टर में या ट्रेट में एक दूसरे से डिफरेंस शो करते हैं। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है चेंज इन द जीन पूल, मतलब या जीनोम में कोई चेंजेज हो जाए। It is the elimination or addition of the genes of certain characters. Certain characters. When some animals in population migrate or die or immigrate, it changes the genetic frequency of the remains population. तो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन का जो जीन पूल होता है दैट इज टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, क्या कहलाता है? जीन पूल कहलाता है। ओके, तो ये जीन पूल जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? जैसे इस पॉपुलेशन में किसी दूसरी पॉपुलेशन से कुछ लोग रहने आ जाए तो अपने साथ अपना जीन लाएंगे, तो इस पॉपुलेशन के जीनोम में जीन पूल में कुछ नए जीन ऐड हो जाएंगे तो इसका जीन पूल चेंज हो जाएगा। इस पॉपुलेशन से कुछ लोग निकल कर दूसरी जगह रहने चले गए, परमानेंटली रहने दूसरी जगह चले गए, तो यहाँ से उनके साथ उनका जीन भी चला गया, तो इस पॉपुलेशन का जो जीन पूल है वो भी चेंज हो गया। तो कोई नया ऐड हुआ, यानी बर्थ के द्वारा ऐड हो सकता है, जन्म के द्वारा, या फिर कैसे इमिग्रेशन हुआ हो। इमिग्रेशन दैट मीन्स बाहर से कोई रहने आया। और कम कैसे होगा? मान लीजिए इस पॉपुलेशन से निकल करके बाहर चले गए या उनकी डेथ हो गई, तो या डेथ हो गई या कहलाता है इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन कहलाता है। यानी ई फॉर एग्जिट याद रखिएगा। हाँ, इमाइग्रेशन यानी एग्जिट, इससे बाहर निकल करके चले गए। या फिर कुछ पर्सन की उस पॉपुलेशन में डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो उनके साथ उनका जीनोम भी चला गया, और निकल करके उस पॉपुलेशन से दूसरी जगह चले गए तो भी उस पॉपुलेशन का जीन पूल क्या हुआ? चेंज हो गया। तो ये रीजन होते हैं जो क्या कॉज करते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज करते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये क्या कर रहे हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज कर रहे हैं। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन स्मॉल पॉपुलेशन, ये सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन में होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, अभी इसके लिए एक छोटी सी थियरी है एक्चुअली जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझने के लिए, वो अभी मैं आपको इसी चैप्टर में आगे की तरफ पढ़ाऊंगा। उसको बोलते हैं हार्डी विनबर्ग लॉ। ठीक है, तो हार्डी विनबर्ग लॉ जो है आपको इसी चैप्टर में मैं आगे पढ़ाऊंगा। देखेंगे चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इन अ जीन पूल इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट।
किसी भी जीन पूल में जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको चेंज करना क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट कहलाता है। तो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन, फ्रीक्वेंसी जो है चेंज हो गई जीन की, तो क्या कहलाएगा? जीन पूल। जीन पूल आपको पता हो गया, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। जीन पूल दैट इज टोटल नंबर ऑफ जीन्स present in a population। किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? जीन पूल कहलाता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या कहलाता है देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में मान लीजिए 50 लोग रहते थे और 10 लोग यहाँ से निकल करके जिनका इमाइग्रेशन हो गया, मतलब इस पॉपुलेशन से निकल गए 10 लोग और ये 10 लोग किसी दूसरी जगह पर गए और यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया और रिप्रोड्यूस करके लगभग उसी साइज का पॉपुलेशन जो है दोबारा डेवलप किया इन्होंने, रिप्रोड्यूस करके लगभग 50 की संख्या बना ली। तो ये 10 लोग जो है इस पॉपुलेशन के फाउंडर कहलाएंगे। भाई फाउंडर ने ही तो नींव रखी, मतलब इस पॉपुलेशन को बनाने वाले कौन लोग हैं? यही 10 लोग जो किसी दूसरी पॉपुलेशन से निकल करके आए थे। देन दैट इफेक्ट इज नोन एज द फाउंडर इफेक्ट। यही क्या कहलाएगा? फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। देखेंगे जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ द जीन्स फाउंड इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले सभी जीनों की संख्या ही क्या कहलाती है? जीन पूल कहलाता है। Change in the frequency of the gene in a gene pool is called the genetic drift। किसी भी तरीके से अगर उस जीन पूल में कोई चेंज हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज हो गया, तो वो क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? चेंज। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। कहाँ होता है? हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। जैसे मान लीजिए कि 50 में से 10 लोग निकल करके चले गए, 50 की संख्या थी इस पॉपुलेशन की, इसमें से 10 लोग निकल करके चले गए, तो पहले 50 थे, अब इसमें कितने बचे? 40। ठीक है, तो टोटल कितने परसेंट लोग निकल गए? 20% लोग जो है निकल गए। ठीक है, अगर मान लीजिए यही पॉपुलेशन जो है 500 की होती, उसमें से 10 निकलते, -10 होता, तो आपका टोटल चेंज कितने का आता? 2% का। अगर यही पॉपुलेशन आपका 5000 का, मान लीजिए 5000 की जनसंख्या होती, उसमें से 10 लोग निकल जाते, तो ये आपका 0.2% होता। ठीक है, अगर यही संख्या आपकी पॉपुलेशन की 50,000 होती, तो यहाँ पे जो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट मिलता वो 0.02% मिलता, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस लार्ज पॉपुलेशन में जो है अगर कोई चेंजेज होते हैं तो वो माइन्यूट अगर होते हैं
तो वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसीलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट बड़े साइज के पॉपुलेशन में कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा किस में, स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट होता है। कहाँ पे? स्मॉल पॉपुलेशन में। By genetic drift, often the phenotype of this small population quickly become different from the parental population and sometimes forms a new species, and such an effect is called the founder effect. अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब 50 लोग थे, इसमें से 10 लोग निकल करके चले गए, तो ये 10 लोग जो है रिप्रोड्यूस किए और इस पॉपुलेशन के साइज को अपने पुरानी पॉपुलेशन के बराबर लेकर के आए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 50 इंडिविजुअल थे, इस 50 में से 10 निकल करके गए हैं, तो सिर्फ इन्हीं 10 के कैरेक्टर जो है इस पूरे 50 में होंगे, क्योंकि यही 10 आपस में रिप्रोड्यूस किए और 50 की संख्या तक ले गए। तो उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे वो किनके होंगे? वही 10 लोगों के होंगे, सिर्फ उन्हीं 10 लोगों के होंगे। ओके। बट इस पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इसमें 50 इंडिविजुअल हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरी का, अलग डिफरेंट टाइप के। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। अगला देखेंगे बॉटल नेक इफेक्ट। तो देखिएगा बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है। डेथ ऑफ सेवरल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटीज, यानी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर किसी भी पॉपुलेशन के ज्यादा मेंबर की एक साथ डेथ हो गई हो, तो उसी को हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। अब देखिए बॉटल नेक इफेक्ट कहने का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आप पहले की बॉटल को देखें तो कुछ इस तरीके की हुआ करती थी। नीचे का बेस जो है वो सिलेंड्रिकल हो गया, ऊपर की तरफ जो है ये जाते जाते पतली हो जाती थी, ऐसे। तो एक्चुअली इस बॉटल के शेप से क्या लेना देना हमारा, वो ध्यान देंगे हम। इसका मतलब ये है कि ये जो बेस है जितना ज्यादा चौड़ा, इसमें ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज। तो ये किसी स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या है जो इसके बेस से दिखाई जा रही है कि अभी पॉपुलेशन इतनी थी और ऐसे ही कंटिन्यू चली आ रही थी, लेकिन अचानक से इसकी पॉपुलेशन सिर्फ इतनी रह गई। अब देखिए जो नेक है इसका वो बहुत पतला हो गया अचानक से। बेस तो चौड़ा था लेकिन नेक जो है बहुत ही पतला हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अचानक से जो पॉपुलेशन का साइज था वो बहुत तेजी से क्या हो गया, कम हो गया, बहुत तेजी से कम हो गया। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया हो, स्ट्रॉम तूफान आ जाए, फ्लड बाढ़ आ जाए, लाइक दैट द सुनामी, कई लाख लोग मारे गए थे। आल्सो लीड टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो इनकी वजह से भी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्रिएट होता है, क्योंकि ये आपके जीन पूल में चेंजेस क्रिएट करते हैं। द ओरिजिनल साइज ऑफ पॉपुलेशन इज द restored बाय द मेटिंग among द सर्वाइवर्स। तो किसी भी पॉपुलेशन का ओरिजिनल साइज मतलब पहले जितना था, मान लीजिए इतना चौड़ा था बेस,
तो इसको दोबारा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल बचे हुए हैं यही रिप्रोड्यूस करें और रिप्रोड्यूस करके फिर से ओरिजिनल पॉपुलेशन के साइज को क्या करें, अटेन कर सकते हैं। द न्यू पॉपुलेशन में लैग द जीन ऑफ सर्टेन, लेकिन जो नई पॉपुलेशन बनेगी वो उस पुरानी पॉपुलेशन के मेंबर्स तो चले गए, कुछ डेथ हो गई, उनके साथ उनका कैरेक्टर जीन भी चला गया। तो यानी कि जो नई पॉपुलेशन होगी उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो नहीं पाए जाएंगे। ओके। दिस में प्रोड्यूस अ न्यू स्पीसीज आफ्टर सम टाइम, और इसकी वजह से जो बचे हुए इंडिविजुअल रहेंगे फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर कुछ के कैरेक्टर ही आगे ट्रांसफर होंगे, कुछ नए कैरेक्टर डेवलप, तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। द लॉस ऑफ ए सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन बाय डेथ एंड आफ्टर सम टाइम a new species is formed. That effect is known as the bottleneck effect. तो किसी भी पॉपुलेशन के ज्यादातर मेंबर की एक साथ जो है डेथ हो जाने की वजह से जो बचे हुए मेंबर होते हैं वही सरवाइव करते हैं और आगे नई पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, बॉटल नेक इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन। देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, यानी नेचर के द्वारा जो सेलेक्ट किया जाए। डार्विन की थियरी में हम पढ़े थे, इफ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, that is some individuals produces more, some only few and still are none। जैसे जो इस अर्थ पर इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं उसमें कई सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। आपको बताया गया था कि इनॉमरस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ओके। कुछ जो है फ्यू, यानी कुछ ऑर्गन जो है कुछ ही स्पीसीज, मतलब कुछ ही इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं, और कई सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो किसी को जन्म देते ही नहीं है, यानी स्टेराइल होते हैं। कंटिन्यू फॉर मेनी generations, gene of the individuals which produce more offspring will become predominant in the gene pool of the population। जैसे मान लीजिए किसी भी पॉपुलेशन में कई तरह के मेंबर रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन है, इसमें कितने तरह के मेंबर रहते हैं, ए बी सी, तीन तरह के मेंबर हैं। मान लीजिए सबके नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो बराबर हैं, ये भी 5 हैं, बी भी 5 है और सी भी 5 हैं, तो कुल टोटल मेंबर कितने हो गए, 15। ठीक है। इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सबका, 33.33% हो गया। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ए का जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी ए जो है वो 5 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो 5 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाले 5 मेंबर हैं, तो ये टोटल कितना प्रोड्यूस करेंगे, 25। बी वाले जो मेंबर हैं वो कुछ ही रिप्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए ये हर एक इंडिविजुअल दो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, यानी ये टोटल 10 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। और सी वाला ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता ही नहीं है या बहुत ही कम करता है।
ठीक है, तो देखेंगे जिसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हाई होगा तो उस पॉपुलेशन में उसी मेंबर ज्यादा होंगे। ठीक है, ये 0 हो गया। तो अब देखिए कि टोटल पॉपुलेशन कितने की थी, 15 की जब थी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गन थे, लेकिन जिसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा था वो कम समय में क्या किया, ज्यादा रिप्रोड्यूस किया और उस पॉपुलेशन में उनकी इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ गई, तो उनका जीन पूल में कंटेंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टोटल मान लीजिए ये 0 की जगह 1 या 5 ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो सी के 5 ही रह गए, बी के 10, लेकिन ए के कितने हो गए, 25 हो गए, 5 से कितने हो गए, 25। तो अब टोटल जो जीन पूल होगा उसमें मेंबर कितने हुए, 40। तो 40 लोगों का टोटल जीन पूल है, लेकिन ए के अकेले कितने हैं, 25 हैं। तो 25 क्या होगा, डोमिनेंट होगा, क्योंकि उसके मेंबर क्या हैं, ज्यादा हैं। तो जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा उसके सर्वाइवल के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। Thus, natural selection occurs through the differential reproduction in successive generation. तो हर जनरेशन में जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा उसके बचने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगला देखिएगा आइसोलेशन। Isolation is a segregation of the population by some barrier which prevent the inbreeding. ठीक है, तो आइसोलेशन होता है जो क्या करता है, आइसोलेट करने का मतलब अलग कर देना। तो आइसोलेशन जो है एक तरीके का सेग्रीगेशन है, यानी अलगाव है। ठीक है, पॉपुलेशन का कुछ बैरियर के द्वारा, जिससे वो इंटरब्रीड ना करे एक दूसरे से। इंटरब्रीड मतलब सेम ब्रीड के बीच में आपस में मीटिंग ना शो करें। द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन ड्यू टू सर्टेन बैरियर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगर कोई पॉपुलेशन है जिसको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिया गया है, मतलब उन अलग अलग पॉपुलेशन के जो मेंबर हैं वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में आपको ये पॉइंट जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या है। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। फिर सेकल सेल एनीमिया है, मलेरिया है, एटसेट्रा, ये सब एग्जांपल आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये आपका बचेगा। म्यूटेशनल थियरी उसके बाद है। फिर टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके एग्जांपल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन स्पेसिएशन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक जो बचेगा आपका वो ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगला कंटेंट जो होगा वो होगा आपका एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, इसका पहला एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।